हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशोलॉजी का चैप्टर नंबर 16। ये 16वां चैप्टर जो है सामाजिक सशक्तिकरण है। सामाजिक सशक्तिकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो +2 के बच्चे हों जिन्होंने सोशोलॉजी ले रखा हो और सीबीएसई के जो है एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हो, तो उनके लिए जो सामाजिक सशक्तिकरण है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम सामाजिक सशक्तिकरण के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। लेकिन आपको पता है कि सारी बात को चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है, सशक्तिकरण के कुछ महत्वपूर्ण विचारक और अवधारणाएं। अब देखिए बहुत से विचारक हुए जिन्होंने जो है सशक्तिकरण पे अपना विचारधारा भी प्रस्तुत किया। इसमें से सबसे पहले तो यही थे कार्ल मार्क्स के विचारधारा। अब देखते हैं कार्ल मार्क्स की विचारधारा क्या था। कार्ल मार्क्स के विचारधारा के अनुसार सामाजिक सशक्तिकरण पर जो है कार्ल मार्क्स ने एक बुनियादी अवधारणा रखी थी। इसके लिए सशक्तिकरण समाज के दो पारंपरिक विरोधी श्रेणियों में भी बांटा था। इसे वर्ग के नाम उन्होंने दिया था। इन वर्गों में एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण सदैव करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्ल मार्क्स की दृष्टि में समाज में दो मुख्य सामाजिक समूह होते हैं। पहला समूह वह है जो स्रोत यानी रिसोर्स का मालिक और इन पर नियंत्रण रहता है, स्रोतों की तकनीकी और मूल्यवान वस्तु भी मानता है, इन्हें उत्पादन के साधन के नाम से भी जाना जा सकता है। दूसरा समूह उन लोगों का है जिनका ना तो स्रोत पर स्वामित्व है और ना ही नियंत्रण होता है। इन श्रेणियों के लोग पहली श्रेणी के लोगों के लिए काम करते हैं, जैसे गरीब, ठीक है, और पहले से जो होते हैं स्वामित्व यानी जो है मालिक, जिनके पास स्वतंत्र का मालिकाना अधिकार भी होता था। इनका जीवन यापन पगार पर ही होता था, जिसे वे श्रम करके प्राप्त सदैव करते थे। इन दोनों श्रेणियों के लिए मार्क्स ने जो है वर्ग पद का प्रयोग किया था। अगर खुलासे से बात करें तो कहेंगे कि पहला वर्ग वह है जिसका उत्पादन के स्रोत पर स्वामित्व था और दूसरा वर्ग इन पर कोई अस्तित्व नहीं था। इस तरह वर्ग का सामाजिक समूह और इसके सदस्य के उत्पादन साधनों की सामान्य भागीदारी थी। तो यानी कार्ल मार्क्स ने साफ शब्दों में बात कहा था कि हमारे समाज में दो तरह के व्यक्ति पाए जाएंगे, एक जो होगा धनवान और एक होगा गरीब। गरीब जो होगा धनवान व्यक्ति के यहाँ कार्य करेगा और उसे पगार लेगा और अपना जीवन यापन करेगा, लेकिन कोई भी संसाधन होगा उस पर जो है अमीर लोगों का ही नियंत्रण होगा। गरीब लोग तो सिर्फ उस जो है संसाधनों का करेगा प्रयोग और उसका जो है अमीर लोगों के लिए तैयार करके सदैव देगा। तो ये कार्ल मार्क्स के जो थे बिल्कुल विचारधारा स्पष्ट थे। कार्ल मार्क्स का यह भी कहना था कि जिसके पास उत्पादन के साधन है वही जो है राजनीतिक शक्ति का उपयोग भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप देखो तो अगर गाँव में देखोगे जो साहूकार या जो भी कोई सेठ है, अगर उसके पास पैसा धन संपत्ति है तो वही राजनीति का शक्ति केंद्र रूप बन जाता है। लेकिन आम आदमियों को यहाँ पर कोई रूप धारण नहीं होता है, वो कहीं भी कुछ करने लायक भी नहीं रहते हैं। आपने आए दिन इस उदाहरण को सब आपके समक्ष प्रस्तुत होता ही रहता है। कहते हैं समाज में अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी में वही व्यक्ति जाते हैं जो धनवान होते हैं, लेकिन आम गरीब बंदों को तो कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि आम गरीब बंदे के पास इतना जो है घूस देने के लिए पैसे नहीं होते, इतना पैसा उनके पास देने के लिए होता नहीं, क्योंकि आज हर चीज़ जो है चरित्रवान नहीं है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोग आए दिन न्यूज़ में देखते रहते हो कि वो उसको इतना पैसा ऑफर किया, वो इसका इतना पैसा ऑफर किया, तो इतने पैसे उनके पास आते कहाँ से हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहते हैं इनको मैं क्या कहूँ, चाहे कोई भी राजनीतिक दल होते हैं, चाहे इंग्लैंड का हो, अमेरिका को, हर जगह जो है इसी प्रकार की राजनीति देखने को मिलता है। कहीं भी साफ सुथरी राजनीति कहीं भी नहीं मिलता है, चाहे कोई व्यक्ति अपने आप को कितना भी महान क्यों ना साबित कर ले।
कहते हैं राजनीतिक जो होती है उसमें हर जगह जो है दूसरों को कैसे हमने ख़त्म करना है, दूसरों को कैसे हमने पछाड़ने हैं, यही बातों पर वो सोचते रहते हैं। उनको एक भी टॉपिक मिलता है तो लेना का देना कर देते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी बताने की कोशिश किया है कि राजनीतिक शक्ति का उपयोग सदैव वही लोग करते हैं जिनके पास साधन होता है। आर्थिक शक्ति आदमियों की राजनीतिक और कानूनी शक्ति की ओर ले जाता है, यानी जिसके पास पैसा है वो राजनीतिक भी वही होते हैं और कानूनी शक्ति भी वही होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति को आर्थिक स्रोतों को कानूनी नियंत्रण की ओर ले जाता है। जिन लोगों के पास उत्पादन के साधन पर जो है स्वामित्व है, कार्ल मार्क्स उन्हें शासक वर्ग कहा है, यानी वो शासक ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास सारे जो होते हैं धन दौलत संपत्ति सब होते हैं और दूसरे को खरीदने का भी पूरा उनका दायित्व होती है। यानी कार्ल मार्क्स ने साफ शब्दों में बात को कहा था कि जिन लोगों के पास उत्पादन और साधन का स्वामित्व है, कार्ल मार्क्स ने उन्हीं ही शासक वर्ग यानी रूलिंग क्लास कहते हैं। वह वर्ग जो सूत्रों का मालिक नहीं है, जो होते हैं लेकिन उत्पादन साधनों की तरह काम करते हैं, वो सेवा वर्ग यानी सर्विस क्लास कहलाते हैं। इस वर्ग की स्थिति जो है अधीनस्थ वर्ग की तरह होती है, क्योंकि इनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होती है और शासक वर्ग जिन नियमों को बनाते हैं उनके अंतर्गत उनको कार्य भी करने होते हैं। कहते हैं कार्ल मार्क्स ने ये बात भी साफ शब्दों में कहा था कि शासक वर्ग की सुरक्षा और उसकी हेतुओं को देखते हैं। मार्क्स की दृष्टि में कानून शोषण का एक साधन है, यानी कानून जो है एक शोषण करने का एक साधन बन गया है। इसका कारण यह है कि इन कानूनों को शासक वर्ग बनाता है और वही इस पर नियंत्रण भी रखता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज देखा जाए तो कानून पे भी उन्हीं लोगों का नियंत्रण है जो पावरफुल है। आम व्यक्तियों को तो सिर्फ वहाँ पर जो है ज़बरदस्ती ले जाया जाता है और उनको दूसरे के अपराध जो है उन पर थोपा जाता है। कार्ल मार्क्स ने साफ शब्दों में इसको जो है कहा था कि कानून जो है जो कहते हैं अमीर लोग बनाते हैं और इस कानून पे जो है अमीर लोग का ही नियंत्रण होता है। अगर लगता है कि ये गलत बात है तो कभी आप आम बंदे बन के जाकर देखिए, आप किसी भी पुलिस चौकी के अंदर आपको वो लोग ऐसे बातें करेंगे जैसे कि आपने बहुत बड़ा अपराध करके यहाँ पर आए हो। लेकिन वही सूट बूट पहना हुआ एक व्यक्ति चला जाएगा तो बड़े आदर से उनको कुर्सी पे बैठाएंगे और उसको मान सम्मान करेंगे। तो इसमें दिख गया ना कि शासन हमारे लिए नहीं होता है, अमीर वर्ग के लोग के लिए होता है। गरीबों से तो उन्होंने पैसे लेने हैं और तरह तरह के जो है उन पर चार्जशीट लगाने होते हैं। कहते कार्ल मार्क्स ने सिर्फ केवल इन्हीं बातों पर नहीं देखा है, इन सूत्रों का जो है स्वामित्व राजनीतिक शक्ति ही देता है, यानी ये लोग जो होते हैं राजनीतिक शक्ति से ही काफ़ी प्रेरित होते हैं। ऐसा भी होता है कि सूत्र का जो मालिकाना हक विशेष अधिकार की स्थिति देता है और यह शासक वर्ग एक समय में जो समाज को प्रचलित विचार होते हैं लोगों को देते हैं। सूत्रों के स्वामित्व एक ऐसी विचारधारा पैदा करते हैं जो इस संपूर्ण समूह को जो है उच्च स्थान पर रख देता है। मार्क्स का कहना है कि एक समाज में जो विचारधारा होती है वो प्रभुता वर्ग की ही होती है, यानी देखा जाए तो जो प्रभुता वर्ग है उन्हीं का विचारधारा जो है पूरे व्यक्ति समाज को मानना पड़ता है, जिसमें कोई दो विचारधारा नहीं। कार्ल मार्क्स ने सही बात को यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश किया था। यह जो है वैचारिक होती है जो प्रभु वर्ग संरचना की वैधता देती है और इसी से वर्ग बनते हैं। वे लोग जो है उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखते हैं, एक लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी अपने नियंत्रण को बनाए भी रखते हैं। यानी देखा जाए तो इस बात को भी कार्ल मार्क्स ने लिया था कि जिन व्यक्तियों का एक बार जो है राजनीतिक में दबदबा बन जाए तो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी ये नियंत्रण चलता ही रहता है। यानी फादर बना है तो उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, तो इस तरह जो है इस दर पीढ़ी दर चलता ही रहता है, उनका ही स्वामित्व होता है। अगर हम राजनीतिक दल की बात भी करें तो आपने देखा ही होगा कि कई पीढ़ियों तक जो है शासन करने वाले शासकों का एक ही परिवार के व्यक्ति होते हैं, यानी दूसरे परिवार के व्यक्ति नहीं होते हैं। इसके लिए मुझे किसी राजनीतिक जो है पार्टी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सब जगह ये विद्यमान है। कहते हैं फादर ने किया था, उसके बाद बेटा करेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा करेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा करेगा, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी सदैव उनकी प्रभुता बढ़ती ही चली जाती है। दूसरी ओर जो सेवा वर्ग लोग होते हैं लंबे समय तक अपनी अधीनस्थ स्थिति में बने भी रहते हैं और तब तक चलता रहता है जब तक समाज में कोई जो है गुणात्मक परिवर्तन नहीं आता है। यानी मान लीजिए कोई अगर ड्राइवर है तो कहते हैं वो ड्राइवर बेचारा ड्राइवर भी बना रहेगा, उसके बेटा भी उसी के घर में जाकर ड्राइवर बनेगा। यानी जो कहते हैं निम्न सदस्य होते हैं वो निम्न ही बने हुए रहते हैं जब तक उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन न देखने को मिले। मार्क्स का मानना था कि सभी समाज वर्गों में बटे नहीं होते हैं। उद विकास की पहली अवस्था में मानव समाज में वर्ग का कोई अस्तित्व नहीं था
और इस समाज में न तो कोई कानून था और न ही कोई राज्य। किसी भी समाज में व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। ऐसे समाज में पूर्ण रूप से समानता थी और ऐसे समाज को अधीन साम्यवादी भी कहते थे। इस अवस्था को गुजर जाने के बाद वर्गों का वर्गीकरण आया। शासक वर्ग और सेवा वर्ग का उदय हुआ। मार्क्स के अनुसार वर्ग की अंतिम अवस्था तब आई जब इनमें पूंजीवादी आया और तब समाज में शासक वर्ग और सेवा वर्ग में संघर्ष हुआ। संघर्ष जिसे मार्क्स वर्ग संघर्ष कहते हैं, यानी मार्क्स वर्ग संघर्ष के नाम जो है दिया गया है। आज ऐसे अवस्थाओं में पहुंच जाएगा जब समाज में कोई वर्ग नहीं रहेंगे। इन अवस्था को वर्गहीन समाज कहते हैं। मार्क्सवादी संदर्भ में इसे हम साम्यवादी समाज भी कहा जा सकता है। इस तरह मार्क्स के लिए समाज की विशेषता सशक्तिकरण नहीं हो रहेगी और समाज जो है अपने हजारों वर्ष पुराने अवस्था में पहुंच जाएगी जहां वर्ग नहीं था। वहां पर सिर्फ व्यक्तियों का कार्य था और व्यक्ति एक दूसरे के साथ जो है अपनी चीज़ों को साझा करते थे और जो है खुशी खुशी अपने समाज में अपना जीवन व्यतीत करते थे। अगला जो हमारा था मैक्स वेबर की विचारधारा, यानी मैक्स वेबर ने भी इस पे जो है सशक्तिकरण के ऊपर अपना विचारधारा प्रस्तुत किया था। कार्ल मार्क्स के बाद मैक्स वेबर का सशक्तिकरण के विचारों पर जो है महत्वपूर्ण योगदान था, जबकि कार्ल मार्क्स ने सशक्तिकरण का मुख्य स्वरूप वर्ग को ही माना था, यानी वर्ग को ही जो है मार्क्स ने जो है दिया था प्रायोरिटी। लेकिन वेबर का सोचना था कि वर्ग के अतिरिक्त दो अन्य स्वरूप भी है, परिस्थिति और शक्ति। परिस्थिति और शक्ति के रूप में जो है मैक्स वेबर ने अपना विचारधारा प्रस्तुत किया था। मार्क्स की तरह वेबर भी यह जानते थे कि आर्थिक अर्थों में वर्ग की महत्वपूर्ण अवधारणा है, लेकिन वेबर एक कदम और आगे बढ़ते हैं क्योंकि वह कहते हैं कि वर्गों का विकास बाजार अर्थव्यवस्था में है। इस भांति वर्ग जो है पूंजीवादी समाजों का एक लक्षण है क्योंकि इन समाजों में बाजार अर्थव्यवस्था है। पूंजीवाद में उत्पादन की इकाई परिवार नहीं होता है। इन समाजों में बाजार उत्पादन और वितरण के कार्य को ले लेता है। सभी प्रकार की वस्तुएं सेवाओं को भी लोग बाजार पर ही निर्भर होते हैं। लोग अपनी कार्यकुशलता को बाजार में बेचते हैं और अपना जो है जीविकोपार्जन उस धन से ही करते हैं जिससे उन्हें आय होती है। कुछ खास तरह की जो है कुशलताएं जैसे कि इंजीनियरिंग और तकनीकी और चिकित्सा से बाजार में दूसरे व्यवसायों की तुलना में अधिक धन मिलती है। जिन लोगों के पास ऐसी तकनीकी क्षमता होती है उन्हें बाजार की कुशलता कहते हैं। अकुशल और अर्धकुशल लोगों की क्षमता उन लोगों की तुलना में कुशल है कम है, यानी बिल्कुल ही वो बेकार होते हैं। उनके जीवन रहने की संभावना बहुत कम रहता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो व्यक्ति कुशल नहीं होंगे, अपनी क्षमता को नहीं दिखाएंगे, उनको समाज में जीवित रहने की संभावना भी बहुत कम बन जाती है। संपत्ति पर भी सिद्धांत लागू होता है। धन का लाभ उस बात से बदलता है कि यह संपत्ति किस स्थान पर मिलती है, यहाँ तक कि किस शहर या गांव में स्थापित है। बाजार भी धन के मूल्य को निर्धारित करती है। वेबर ने सशक्तिकरण के जीवन को अवसर यानी लाइफ ऑफ चांस की अवधारणा द्वारा समझाया था। संपत्ति बाजार का स्थिति से परिभाषित भी की जाती है। व्यक्तियों में काम करने की जो कुशलता वह उस वर्ग को निर्धारित करता है और वह वर्ग बाजार निर्धारण भी करती है। वह लोग जिनके पास धन का कोई मालिकाना अधिकार नहीं है लेकिन उसके पास ऐसी कुशलता है जिसको बाजार में जीवित रखने के कई अवसर भी हैं, इसलिए इन्हें गरीब नहीं कहा जा सकता है जैसे कि मार्क्स का सिद्धांत कहता है। मैक्स वेबर ने शासक वर्ग की विचारधाराओं को अस्वीकार कर दिया था और इसी में अपना कुछ विचारधारा भी दिया था। मार्क्स के अनुसार यह वर्ग जिसके पास उत्पादन के साधन होते हैं और राजनीतिक शक्ति का नियंत्रण भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जिनके पास पैसा धन होता है, जो उत्पादन करते हैं, वही राजनीतिक शक्ति के रूप में होते हैं। हमारे समाज में अगर आप देखोगे तो कहते हैं शासन कोई और चला रहा है और ये शासन किसी और के नियंत्रण में है। आज के समाज में भी ये देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि राजनीतिक कोई और कर रहा है और ये सारे राजनीतिक किसी और के नियंत्रण में है। जो धनवान व्यक्ति है वही इसको नियंत्रण भी करते हैं। वेबर के अनुसार उत्पादन के साधनों का स्वामित्व हमेशा राजनीतिक शक्ति का नियंत्रण करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात को वेबर ने साफ शब्दों में कहा कि साधनों का स्वामित्व जिसके पास है वही शक्ति नियंत्रण भी करता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लोगों को राजनीतिक शक्ति मिलती है वह इसलिए नहीं कि उसके पास आर्थिक शक्ति है, उन्हें राजनीतिक कुशलता इसलिए मिलती है कि वह काफ़ी प्रभावपूर्ण ढंग से
अपनी विचारधारा को दूसरों को दे सकते हैं। यानी यहाँ विचारधाराओं को जो है बहुत महत्व दिया गया है। इस विचारधारा को घोषणा पत्र संज्ञानात्मक कुशलता और उद्देश्य के प्रति जो है प्रतिष्ठितता को भी बताते हैं। देखिए, विचारधारा सभी की अपनी अपनी होती है, तो इसमें बेवर ने भी कोई गलत नहीं बोला। बेवर ने भी वह सही बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि जिसके पास बोलने की क्षमता है, जिसके पास अच्छा कार्य कुशलता है, वो भी अपना जो है दबदबा बना सकता है समाज के ऊपर। इस भांति आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति आधुनिक समाज में एक साथ नहीं चल सकते। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति आधुनिक समाज में चलना संभव नहीं है। उसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक जो है परिस्थिति। देखिए, आर्थिक व राजनीतिक जो है सोपानिक व्यवस्था के साथ साथ एक अन्य सोपानिक व्यवस्था भी होती है, वह है परिस्थिति। परिस्थिति जो होती है, परिस्थिति को एक अन्य दो सोपानों की तरह स्वतंत्र रूप से भी विश्लेषित कर सकते हैं। परिस्थिति का पद जो है सामाजिक पद में अंतर्निहित होते हैं। अंत क्रियाओं की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक पद को धारण करता है। उदाहरण के लिए, अभी आपने एक जो है पाठक के पद को धारण किया है, जबकि मैं एक पाठक लेखक के पद को प्राप्त किए हुए हूँ। आपने एक पुत्र के पद यानी भतीजा, पौत्र, विद्यार्थी, खिलाड़ी, मित्र तथा कुछ अन्य पदों को भी प्राप्त किया हुआ है। ये सभी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करते हैं जिसमें आप स्थित हैं। दूसरे शब्दों में, आप जिन व्यक्ति या व्यक्तित्व से अंतर्क्रियाएं कर रहे हैं यह उन पर भी निर्भर है। प्रत्येक पद के साथ आप एक भूमिका करते हो। इसका मतलब हुआ आप एक उस प्रकार की क्रिया करते हो जो आपसे अपेक्षित की जाती है। इसलिए परिस्थिति का मतलब पद से है और भूमिका वह व्यवहार है जो पद से अपेक्षित की जाती है। अगला जो टॉपिक हमारा दोस्तों है प्रतिष्ठा के प्रकार। देखिए, एक जो होता है प्रदंत होता है और एक अर्जित परिस्थितियाँ होती है। प्रदंत का मतलब होता है जो आपको जन्मजात मिलती है, और अर्जित का मतलब है जो आप समाज में रह के मेहनत करके अर्जित करते हो। समाजशास्त्री दो प्रकार की परिस्थितियों के बारे में बात करते थे। पहली प्रतिष्ठा प्रदंत है और दूसरी अर्जित। प्रदंत प्रतिष्ठा वह है जो कि एक व्यक्ति को जन्म से मिलती है, यानी वो जन्मजात ही होता है। ठीक है, जन्मजात होता है और यह एक घटना मात्र है कि मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ। अपनी इच्छा से मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भगवान ने ब्राह्मण परिवार में किया है इसलिए मेरे जो है प्रतिष्ठा ब्राह्मण की ही है। कुछ इसी तरह के मेरे जन्म के कारण मैं स्त्री हूँ, इसे सहज में मुझे पत्नी, माता, चाची या दादी की प्रतिष्ठा निभानी पड़ती है। इस भांति मुझे किसी परिवार में जन्म लेना, किसी कोटि में आना, पुरुष या स्त्री बनना प्रदंत जो है परिस्थिति कहलाता है। इन्हें बदला नहीं जा सकता है जब तक एक व्यक्ति जन्म के कारण किसी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि लिंग के बाद में चलकर जिस सामाजिक पद को वह अपनाता है उसके भविष्य के स्वरूप को भी बताया जा सकता है। एक व्यक्ति अगर पुरुष पैदा हुआ है तो हम यह सरलता से कह सकते हैं कि वह लड़का पति, चाचा, दादा या इसी तरह के अन्यथा प्रतिष्ठा भी बदल लेगी। दूसरी सामाजिक परिस्थिति को जो है अर्जित परिस्थिति कहते हैं। प्रत्येक समाज में कुछ परिस्थिति जो ऐसी भी है जिन्हें हम प्रतियोगिता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह सामाजिक पद के लिए जो प्रतियोगिता की जाती है वह जो है अर्जित परिस्थिति कहलाती है। अगर एक व्यक्ति सिविल सेवा परीक्षा में प्रतिष्ठित हो जाता है और सिविल अधिकारी की तरह जो पद उसे प्राप्त करता है वो उसको अर्जित परिस्थिति कहलाता है। एक सामान्य समाज में सामाजिक जो है परिस्थितियाँ मुख्य रूप से प्रदंत है, लेकिन कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी भी है जो प्रतियोगिता द्वारा भरी जाती है। उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया शिकारी, सबसे बढ़िया दस्तकार व जो है बागवान आदि प्रदंत परिस्थितियों के दृष्टांत है। तुलनात्मक दृष्टि से ये एक जटिल समाज में जो है सामाजिक परिस्थितियाँ मुख्यतः अर्जित ही होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रदंत परिस्थितियाँ ओझल हो जाती है। वास्तविकता यही है कि अर्जित प्रतिष्ठा कई स्थिति में महत्वपूर्ण भी होते हैं। देखा यह भी गया है कि प्रदंत परिस्थितियाँ अक्सर अर्जित परिस्थितियों को प्रभावित सदैव करती है। कई समाजों में पुरुषों को कई विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं और आदमी को स्त्री की तुलना में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी जो है अवसर प्राप्त होते हैं। इस तरह स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को जो है कतिपय परिस्थिति को प्राप्त करने का अधिकार अवसर देता है। तो ये सारे जो हैं हमारे समाज की जो है सोच विचार के ऊपर आता है कि हम किसको क्या गुण दे रहे हैं और किसको क्या हम
प्राप्त कर रहे हैं। परिस्थिति को श्रेणियों में बांटा जाता है। श्रेणियों का यह बंटवारा सिद्धांतों पर ही होती है और यह सिद्धांत एक समाज से दूसरे में बदल जाते हैं। अपनी जीवन पद्धति को लेकर एक परिस्थिति समूह से दूसरे परिस्थिति समूह में अंतर किया जा सकता है। परिस्थिति समूह का महत्वपूर्ण दृष्टांत जाति समूह होती है। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जाति। आखिर जाति क्या है? हमने आरंभ में ही कहा है कि प्रतियोगिता वर्ग और शक्ति में कोई संबंध नहीं है। यह आवश्यक है कि समाज स्थिति का एक सोपान होता है और प्रत्येक स्थिति को उसके सदस्यों के जीवन पद्धति के आधार पर ही परिभाषित होती भी है। एक गरीब ब्राह्मण का सम्मान एक राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति या धनवान व्यापारियों से ज़्यादा हो सकता है। राजा और व्यापारी दोनों ही उसके चरणों को छूते हैं और उसके आशीर्वाद भी मांगते हैं। एक नया राजा अपने सिंहासन पर तब तक नहीं बैठ सकता जब तक कि ब्राह्मण उसके सिंहासन पर बैठने के लिए कर्मकांड को पूरा न कर लेता है। आखिर हिंदू कानून में और धर्म के अनुसार सभी मामलों में ब्राह्मण पुरोहितों की सलाह मांगी जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ब्राह्मण है वो सबसे ऊपर है, वो राजा से भी ऊपर है। ब्राह्मणों को समाज के विद्वान वर्ग में समझा जाता था और उसकी विशेषता धार्मिक मामला और कर्मकांड के संपादन में महत्वपूर्ण समझी जाती थी। यह दृष्टांत इस बात को भी बताती है कि हिंदुओं में श्रेणीकरण की व्यवस्था भी ऐसी ही है। इसमें ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊपर होता है एवं आर्थिक राजनीतिक शक्तियों के स्वतंत्र होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। पुराने समय में वर्ण को भी जो है 4 अवस्था में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो ये कोई बुराई नहीं कहते ना इसको, तो पुरातन समय से इसी बात को जो है इसमें ब्राह्मणों को ही उच्च श्रेणी का पद सदैव दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं राजा भी जो है ब्राह्मण का पैर छूता है तो इसमें कुछ न कुछ बात जरूर होगा। कहते हैं भारतीय समाज को विशेषता उसकी जाति व्यवस्था ही माना गया है, लेकिन यह व्यवस्था दक्षिण एशिया के कई अन्य भागों में भी पाई जाती है। यद्यपि जाति का एक ऐसा रास्ता है जिसके आधार पर हिंदू अपने समाज को संगठित करते हैं, फिर भी जाति के तत्व गैर हिंदू समुदाय में भी पाए जाते हैं। वो धार्मिक संप्रदाय जिनका उदय जातियों की गैर बराबरी की प्रक्रिया के कारण ही हुआ है, वो अपने सदस्यों के जातियों के व्यवहार सहन करने की इजाज़त देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जाति मुसलमानों, ईसाई, सिख, जैन, यहूदी और फारसी में भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत से अधीन समुदाय जाति व्यवस्था में सम्मिलित भी हो गए हैं। इस प्रक्रिया को जो है आदिवासी जाति नेतृत्व कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि कुछ आदिवासी एक समय अवधि में पहुंचकर जातियां बन जाती है। कहते हैं जाति व्यवस्था का आधार हिंदू धर्म ही माना गया है। हिंदू ग्रंथ बताते हैं कि ऋग्वेद के अनुसार जाति में जो अंतर आया है वो ईश्वर के शरीर के विभिन्न भागों में से आया है। ब्राह्मण के मुख से और ब्राह्मण पैदा हुआ है, इस बात को इन्होंने बताया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है और इसकी भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, उसकी जांघों से वैश्य और उसके चरणों से शूद्र पैदा हुआ है। इसलिए हिंदू समाज 4 श्रेणियों में बटा हुआ था जिसे हम वर्ण कहते थे। प्रत्येक वर्ण से यह आशा की जाती थी कि किसी एक व्यवसाय को करेगा। ब्राह्मण कर्मकांड करते थे, वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते थे और अन्य पर टिप्पणियाँ भी लिखते थे। क्षत्रिय योद्धा जाति के थे, बाहरी आक्रमण से योद्धा रक्षा करते थे और वैश्य व्यवसाय में विशेषता रखते थे। इस सोपान व्यवस्था में सबसे नीचे क्षुद्र होता था। क्षुद्रों का सबसे बड़ा काम ऊंची जातियों को सेवा करना था। यानी प्रत्येक सामाजिक श्रेणी में आगे चलकर जो है छोटी श्रेणियों में बढ़ जाती थी। हम जाति व्यवस्था में कुछ मुख्य लक्षणों को नीचे दे रहे हैं। ये लक्षण आपस में जुड़े हुए हैं। कहते हैं जाति व्यवस्था का आधार पवित्र अपवित्र जो है संबंधी विचारों पर निर्भर करता था। व्यवसाय के अतिरिक्त प्रत्येक जाति की अपनी एक जीवन पद्धति होती थी। यानी व्यवसाय के अतिरिक्त प्रत्येक जाति की अपनी जीवन पद्धति मानी जाती थी। गांव में एक आदमी की जाति को उसको वेशभूषा जो है रात, मकान का प्रकार, भोजन की आदतें और बोलने के तरीकों पर पहचाना जा सकता था। यानी बोलने के स्टाइल से पता लग जाता था कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। यह हमें ज्ञात है कि प्रत्येक जाति की अपनी एक बोली होती है जो दूसरे से काफ़ी भिन्न भी देखने को मिलती है। प्रत्येक जाति अपने अंतर्विवाहित के नियमों का सदैव पालन करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक जाति का सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करता है, लेकिन वह अपने गांव से बाहर विवाह करता है। इसे गांव जो है वही विवाह कहते हैं। जाति के अंतर्विवाह के साथ में वही विवाह भी जुड़ा हुआ है। प्रत्येक जाति की अपनी एक
यह कहते हैं काउंसलिंग होती है और स्थानीय स्तर पर इसे जाति पंचायत भी कहते हैं। यह पंचायत जाति के झगड़े और अन्य मामलों पर अपना विचार सदैव रखती है। प्रत्येक जाति के देवी देवताओं का एक जटिल संगठन होता था जिसे जटिल कर्मकांड और जड़ रीतियाँ भी कहते थे। जाति के जो है उपरोक्त लक्षण उसकी प्राकृतिक उसके तत्व एक आदर्श रूप होता था। यदि आज हम जाति को देखें तो इसके बहुत से जो है पवित्र कहे जाने वाले लक्षण मानवतावादी मूल्य और आधुनिक के लक्षणों के कारण अपनी पवित्रता खो बैठी है। शहरीकरण और संचार के अंतर जातीय पूर्वग्रह की कठोरता को कम कर दे दिया है। जाति के सदस्य जिन लक्षणों की भागीदारी करते हैं वही लक्षण जाति की एकता को बनाए भी रखते हैं। हम यह धारणा नहीं बनाना चाहिए कि प्रत्येक जाति श्वेत ही है। जिस तरह से आदिवासी समाज पृथक है वैसे ही प्रत्येक जाति पृथक नहीं है। एक जाति अपने कर्मों के लिए दूसरे जाति और जातियों पर निर्भर होती है। गांव में जो हमें एकता दिखाई देती है वो अंतर जातीय निर्भरता के कारण ही दिखाई देती है। यही इसलिए है कि प्रत्येक जाति एक जो है विशेष व्यवसाय में परंपरागत होती है और तभी परंपरा जो है निर्भर रहना भी पड़ता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं हर जाति जो है अपनी जातियों पर ही निर्भर रहती है और वो जाति से आगे कोई भी कार्य करने में सक्षम भी नहीं हो पाती है। कहते हैं जाति के उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि जन्म से जुड़े हुए कारक जातियों को निर्धारित सदैव करते हैं। इस कारण जाति को बदला नहीं जा सकता है। लेकिन यह कथन सही है नहीं भी है। प्राचीन काल से हमने देखते आ रहे हैं कि एक जाति अपने सोपान से ऊपर उठना चाहती है और इस प्रक्रिया को जो है उद्गामी गतिशीलता भी कहते हैं। छोटी जाति अपनी जीवन पद्धति को बदलकर उच्च जाति की दिशा की ओर बदलती है। इस प्रक्रिया को जो है हम संस्कृतिकरण भी कहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं। हर जाति जो है अपने आप को ऊपर उठाना चाहती है। चाहे हर एक व्यक्ति जो है अपने आप को उच्च पद प्राप्त करके उन जातियों के बंधन तोड़ देना चाहते हैं जिस जाति से वो आए हैं। इसलिए आज आप अगर समाज में आप देखोगे तो आज देखा गया है कि जो नीचे जात के लोग होते हैं उच्च पद्धति प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और समाज को जो है अच्छा यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा दोस्तों जाति और वर्ग। देखिए जाति और वर्ग क्या है। जाति वर्ग से भिन्न है। वर्ग की परिभाषा आर्थिक अवधारणाओं से भी की जा सकती है और दूसरी ओर जाति एक वंशगत इकाई समझी जाती है। इसे जीवन पद्धति के रूप में देखा भी जाता है। एक व्यक्ति का जन्म वर्ग में होता है लेकिन वह अपने वर्ग को बदलने का अवसर अवश्य पाता है। यानी वो अपने मेहनत से जो है अपने वर्ग को चेंज जरूर कर सकता है। वर्ग और जाति की तुलना करें तो सैद्धांतिक रूप से कहा जाना चाहिए कि जाति में व्यक्ति की स्थिति या स्थान पक्का होता है जब तक कि पूरी जाति आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करती है। इसी कारण समाजशास्त्री कहते हैं कि जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है। यानी जाति व्यवस्था जो होता है दोस्तों बंद होता है। इसमें कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। आपको जो जन्मजात जाति मिली है आपको उसी जाति में रहना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं आज आधुनिक युग है, यहाँ पर तो जाति भी जो है व्यक्ति चेंज कर सकते हैं। तुलनात्मक रूप से देखें तो वर्ग एक खुली हुई व्यवस्था है और इसका कारण यह है कि व्यक्ति अपने वर्ग से ऊपर उठ सकता है। यानी जाति अगर देखा जाए तो एक बंद व्यवस्था है लेकिन जो है वर्ग वो बंद अवस्था नहीं है। वर्ग में आप अपने मेहनत से कोई भी वर्ग अपना सकते हो, कोई भी कार्य आप अपना सकती हो। तो आज हमारे समाज में यही देखने को मिला है कि आज जो है लोग वो कार्य नहीं करते हैं जो उनके पूर्वज किया करते थे। आज उससे उठ के जो है अलग कार्य करने के लिए अग्रसर है। यहाँ हमने यह भी ध्यान में देखना चाहिए कि जाति व्यवस्था की वैधता धर्म से है, वर्ग की वैधता ऐसी नहीं है। जाति का आधार पवित्रता और अपवित्रता से है। यह मानकर चलता है कि एक व्यक्ति का जन्म जो अमुमक जाति में इसलिए हुआ है कि उससे पीछे जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे। यही बात हम जनरली कहते हैं कि आपने अच्छे कर्म किए हैं जो आपके उच्च जाति में जन्म हुआ है, कुछ पुण्य किए हैं। ब्राह्मण कर्मकांड की दृष्टि से सबसे अधिक पवित्र माना है और इसलिए वे सोपान में सबसे ऊपर है। और इस सोपनीकीय व्यवस्था में वो लोग हैं जो धार्मिक दृष्टि से जो न्यूनतम पवित्र है। जैसे कि हम जाति की सोपनी की व्यवस्था को देखते हैं तब पवित्र घटती चली जाती है और जो है अपवित्रता बढ़ती चली जाती है। कुछ समाजशास्त्रियों के विचार से जो है जाति व्यवस्था में छुआछूत पाई जाती थी। इसे 1955 में कानूनी ढंग से समाप्त कर दिया गया और सतीकरण की किसी भी व्यवस्था में अब इस तरह के जो है व्यवहार देखने को नहीं मिलती है।
जो कि बहुत ज़रूरी भी है। कहते हैं इंसान अगर अच्छे कर्म करे, इंसान अगर मेहनत करे तो अपना जाति भी जो है बदल सकता है, अपना वर्ण भी बदल सकता है। अगर हम जाति को क्लोज कहते हैं यानी वो बंद समूह है तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो बंद है। देखिए जाति तो कोई कोई इक्का दुक्का व्यक्ति ही बदल लेते हैं, लेकिन जाति बदलना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हम जो है वर्ण को जरूर बदल सकते हैं। वर्ण को हम अपने मेहनत, अपने पढ़ाई लिखाई के साथ जो है हम इसको बदल भी सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है अर्वाचीन भारत में जाति का महत्व, यानी जाति का महत्व यहाँ क्या है। अर्वाचीन भारत में वर्ण व्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है, लेकिन इसका निष्कर्ष हमें यह नहीं निकालना चाहिए कि जाति अप्रासंगिक हो गई है। इसके अप्रासंगिक न होने के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि पहला तो यही होता है कि बहुत से अध्ययन बताते हैं कि जाति विवाह के मसलों में महत्वपूर्ण होती है। यानी जाति, आपको पता है कि जब विवाह होती है तो लोग जाति को ही देखते हैं। लोग जिन कर्मकांडों को करते हैं उनके विशेष रूप से उल्लेख्य जाति ही करती है, यानी जाति से ही उनको कर्मकांड का भी पता चलता है। जाति के नाम पर जो है स्मृति भी बनाई जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है। कहते हैं जातियों की स्मृति अपना बैंक, स्कूल, कॉलेज, विश्राम गृह, अस्पताल आदि अपनी जाति के नाम पर ही स्थापित करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हो कि बहुत से बैंक, स्कूल, कॉलेज, विश्राम गृह, अस्पताल जो है लोग अपनी ही जाति के नाम से ही रखते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में मतदान करने में जाति एक महत्वपूर्ण कारक बनता है और लोग जाति के रिगार्डिंग ही जो वहाँ पर है मत प्राप्त भी करते हैं, और जातियों को भड़का के जो है वो मत भी अपने अंडर डलवा लेते हैं। एक जाति की जो है सदस्य जो है वोट बैंक को बनाते हैं। आपने देखा ही होगा कि राजनीतिक में सदैव ही जाति को सबसे ऊपर ले लेते हैं और जाति के रिगार्डिंग जो है एक दूसरे पर खेल करते हैं और जो है प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक था जो सशक्तिकरण था। सशक्तिकरण के निष्कर्ष में यही आप कह सकते हो कि यहाँ पर ऊंच नीच की भेदभाव को ही सशक्तिकरण का नाम दिया गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, हमने इसमें हर एक पहलू पर विस्तार पूर्वक जाना और समझा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को रख लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपका जो है दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं प्राप्त हो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।